पदम उर्फ चरण पांडा ने रजनी से सच्ची मोहब्बत की थी। उसने रजनी पर दिल खोलकर पैसा भी लुटाया, लेकिन रजनी ने पदम को छोड़कर विजय से प्रेम का रिश्ता कायम कर लिया। पदम यह सहन नहीं कर पाया, उसने विजय की हत्या कर दी और फरार हो गया। पुलिस ने उस पर इनाम भी रखा। आखिर 23 साल बाद वह एक ऐसे भेष में पुलिस की पकड़ में आया कि जिसका कोई अंदाजा भी नहीं कर सकता था। उत्तर प्रदेश की धार्मिक नगरी मथुरा के बरसाना का नंदगांव, यही है कुंजकुटी आश्रम। 25 जून 2023 को तपती गर्मी से बेहाल 3 साधुओं की टोली कुंजकुटी आश्रम के दरवाजे पर आकर रुक गई। इनके शरीर पर लाल पीले रंग के साधुओं वाले कपड़े थे। तीनों ने सिर पर सफेद भगवा रंग के अंगोछे बांध रखे थे। गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन का लेप था। तीनों साधु पसीने से तरबतर थे। कंधे पर लटक रही लाल रंग की झोली से भगवा रुमाल निकालकर चेहरे का पसीना पोंछते हुए एक साधु हैरत से बोला, दरवाजे पर क्यों रुक गए गुरुदेव? भीतर प्रवेश नहीं करोगे क्या? गुरु कहने लगे, महेंद्र नाथ, मैं किसी आश्रम वासी के बाहर आने की राह देख रहा हूँ। बगैर इजाजत लिए किसी भी जगह प्रवेश करना उचित नहीं होता। महेंद्र नाथ गुरु जी की बात सुनकर बोला, आपका कहना ठीक है गुरुदेव, लेकिन मुझे जोरों से भूख लग रही है। हम अंदर जाते तो मैं पेट की भूख शांत कर लेता। उसकी बात पर दोनों साधु हंसने लगते हैं। हंसते हुए गुरुदेव, जिनका नाम हरिहर नाथ था, बोले, देखा कालीनाथ, इस पेटू महेंद्र नाथ को खाने के अलावा कुछ नहीं सूझता। फिर वह महेंद्र नाथ की तरफ पलटे और कुछ कहना ही चाहते थे कि आश्रम के दरवाजे पर एक भगवा वस्त्रधारी दुबला पतला साधु आ गया और बोला कि आप दरवाजे पर क्यों रुक गए? कोई और आने वाला है क्या? हरिहर नाथ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं महाराज, हम तो अंदर आने की इजाजत की प्रतीक्षा में यहाँ रुक गए थे। साधु कहने लगे, यहाँ इजाजत कौन देगा जी? गुरु जी की ओर से इस आश्रम के हर किसी को आने की छूट है। आप लोग अंदर आ जाइए। हरिहर नाथ अपनी साधु टोली के साथ आश्रम के अंदर आ गए। आश्रम में एक और रहने के लिए कमरे बने हुए थे। सामने दाहिनी और छप्पर नुमा शेड था। नीचे चबूतरा था। इसके बीच में अग्निकुंड बना हुआ था। अग्निकुंड में लकड़ियों की धूनी सुलग रही थी। उसके आसपास कई जटाधारी साधु बैठे हुए थे। कुछ चिलम पी रहे थे, कुछ आपस में बातें कर रहे थे। एक साधु बैठा हुआ कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ने में तल्लीन था। तीनों साधुओं को वहां लाने वाला साधु आदर से बोला, आप लोग चाहे तो स्नान आदि कर लीजिए, मैं आपके खाने का बंदोबस्त करता हूँ। खा पी कर आप आराम कर लेना। गुरुदेव अपने कक्ष में हैं, उनसे आपकी भेंट शाम को 5 बजे होगी। हरिहर मुस्कुराकर बोले, ठीक है महाराज। तीनों साधु अपनी टोली के साथ आश्रम के कोने में लगे हैंडपंप पर आ गए। उन्होंने बाहर ही हैंडपंप पर नहाना धोना शुरू कर दिया। फिर चबूतरे पर आ गए। उन्हें वहां भोजन परोसा गया। खा पी लेने के बाद वे चटाइयों पर विश्राम करने के लिए लेट गए। शाम को उनकी मुलाकात इस आश्रम के गुरु महाराज से हुई। गुरु वयोवृद्ध थे। गुरु को हरिहर नाथ ने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बताया, हम काशी विश्वनाथ होते हुए मथुरा आए थे। यहाँ आपके आश्रम कुंजकुटी की बहुत चर्चा सुनी थी, तो आपके दर्शन करने आ गए। गुरुदेव, हम यहाँ कुछ दिन ठहरना चाहेंगे। गुरुदेव कहने लगे, आपका आश्रम है हरिहर नाथ, आप अपनी मंडली के साथ ताउम्र यहाँ रहिए। यह साधु संतों का डेरा है, यहाँ कोई भी कभी भी आ जा सकता है। हरिहर नाथ ने गुरुदेव को धन्यवाद कहा। गुरु महाराज के पास से उठकर हरिहर नाथ ने चबूतरे के एक कोने में अपने उठने बैठने की व्यवस्था कर ली। तीनों ने वहां चटाइयां बिछाकर बिस्तर लगा लिया। 2-3 दिनों में ही हरिहर नाथ, महेंद्र नाथ और कालीनाथ ने वहां आने जाने वालों और रहने वाले साधु संतों से घुल मिल गए। वह उनसे आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा करते, अपना मोक्ष पाने के लिए साधु वेश धारण करने की बात बताकर यह पूछते कि वह साधु क्यों बने, यह वेश धारण करके उन्हें कैसा अनुभव हो रहा है। आज उन्हें कुंजकुटी आश्रम में रुके हुए 4 दिन हो गए थे। गुरु हरिहर नाथ आज सुबह से ही उस साधु के साथ चिपके हुए थे जो पहले दिन उन्हें सबसे अलग बैठा कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ता दिखाई दिया था। यह 50 वर्ष से ऊपर का व्यक्ति था, दुबला पतला गेहुआ रंग का। वह व्यक्ति लाल कुर्ता, पीली जैकेट और लुंगी पहनता था। उसकी दाढ़ी मूछ के बालों में सफेदी झलकने लगी थी। यह साधु पहले दिन से ही सभी से अलग थलग रहने वाला दिखाई दिया था। हरिहर नाथ ने शाम को खाना खा लेने के बाद उसके साथ गांजे की चिलम भरकर पी। गांजे का नशा हरिहर नाथ के दिमाग पर छाने लगा तो वह सिर झटक कर बोले, मजा आ गया आपकी चिलम में महाराज, मैंने पहली बार गांजा की चिलम पी है, यह नशा मेरा सिर घुमा रहा है। साधु कहने लगा, मैं तो रोज पीता हूँ हरिहर नाथ, इसे पी लेने के बाद न अपना होश रहता है और न दुनिया की फिक्र। हरिहर नाथ ने उस साधु से पूछा, क्यों, क्या आपका इस दुनिया में अपना कोई नहीं है? साधु कहने लगा, थे, माँ बाप भाई बहन। और बताते बताते वह रुक गया। एक पत्नी,
हरिहर नाथ ने उसकी बात को पूरा किया। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? वह साधु हंस पड़ा और कहने लगा, पत्नी नहीं थी, वह मेरी प्रेमिका थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। हरिहर नाथ कहने लगा, प्यार करते थे तो पत्नी क्यों नहीं बना सके उसे? वह साधु गहरी सांस भरकर बोला, वह बेवफा निकली हरिहर, उसने किसी और से दिल लगा लिया था। हरिहर नाथ ने अफसोस जाहिर किया, ओह, ऐसी बेवफा प्रेमिका को तो सजा मिलनी चाहिए थी। मेरी प्रेमिका ऐसा करती तो मैं तो उसका गला काट देता। साधु आगे कहने लगा, नहीं हरिहर, मैंने उस बेवफा से सच्ची मोहब्बत की थी। मैं उसके गले पर छुरी नहीं चला सकता था। मैंने उसको नहीं, उसके प्रेमी को यमलोक पहुंचा दिया। हरिहर हैरानी से बोले, ओह, आपने अपनी प्रेमिका के यार को ही उड़ा डाला? फिर तो आपको कत्ल के जुर्म में सजा हुई होगी। चिलिम का एक गहरा कस लगाकर धुआं ऊपर छोड़ते हुए वह साधु हंसकर कहने लगा, सजा किसे मिलती महाराज, कातिल तो कत्ल करके फुर हो गया था। आज 23 साल हो गए उस बात को। मैं साधु बनकर यहाँ बैठा हूँ, पुलिस वहां मेरे लिए हाथ पांव पटक रही है। सुना है पुलिस कमिश्नर ने मुझ पर 45,000 का इनाम भी घोषित किया है। साधु फिर हा हा करके हंसने लगा। हंसी थमी तो बोला, हरिहर, मुझ पर पुलिस 45,000 क्या 45 लाख का इनाम घोषित कर दे, तब भी वह मुझे नहीं पकड़ पाएगी। हरिहर के होठों पर कुटिल मुस्कान तैर गई। वह कमर की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए बोले, तुमने सुन रखा होगा मिस्टर पदम, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। देख लो, फांसी का फंदा तुम्हारे गले तक पहुंच गया। पदम? वह साधु चौंक कर बोला, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो हरिहर? हरिहर का हाथ कमर से निकलकर बाहर आया तो उसमें रिवॉल्वर था। रिवॉल्वर साधु की कनपट्टी पर सटाकर हरिहर गुर्राए, मैं तेरा नाम भी जानता हूं, मैं तेरा भूगोल भी। तू सूरत से विजय सांची दास की हत्या करके फरार हो गया था। आज 23 साल बाद तू हमारी पकड़ में आया है। आपको बताते चलें कि साधु के भेष में यह सूरत की क्राइम ब्रांच के तेज तरार एएसआई सहदेव थे। इनके साथ जो दो साधु वेशधारी महेंद्र नाथ और कालीनाथ थे, उनके असली नाम जनार्दन हरिचरण और अशोक थे। ये दोनों भी सूरत की क्राइम ब्रांच में एएसआई और हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। इन दिनों सूरत की पुलिस ने मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर रखी है। पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा ने 3 सितंबर 2001 को विजय सांची दास नाम के युवक की हत्या कर दी थी। वह सूरत से भाग गया था। पुलिस उसे सालों तक सूरत और उसके पैतृक गांव उड़ीसा के गंजाम जिले में तलाश करती रही। वह हाथ नहीं लगा तो उस पर 45,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। निराश होकर इस केस की फाइल बंद कर दी गई थी। 23 साल बाद विजय सांची दास हत्याकांड की फाइल फिर से खोली गई। पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने भगोड़े मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की मुहिम शुरू की थी। इसी मुहिम के तहत पीसीबी यानी कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम ब्रांच के 2 एएसआई और एक हेड कांस्टेबल को विजय सांची दास हत्याकांड की फाइल सौंपी गई। हत्यारे पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा के बारे में पुलिस को पता चला कि वह पुलिस से बचने के लिए साधु बन गया है और इस समय उत्तर प्रदेश में रह रहा है। उसे ढूंढते हुए यह टीम मथुरा आई हुई थी। साधु वेश बनकर इस टीम ने 8 दिनों में 100 से अधिक धार्मिक स्थल, आश्रम और मठों की खाक छानी। इसी दौरान सर्विस लाइंस टीम ने सूचना दी कि पदम साधु बना हुआ मथुरा के नंदगांव में रह रहा है। इसलिए यह टीम साधु के वेश में उसके फोन की लोकेशन के सहारे कुंजकुटी आश्रम में पहुंची थी। पदम उन्हें कुंजकुटी आश्रम में मिला। साधु वेश धारण करके 23 साल से वह यहाँ छिपा हुआ बैठा था। तेज तरार अपराध शाखा की टीम ने उसे अपनी सूझबूझ से ढूंढ निकाला। पदम चरण पांडा की कनपट्टी पर रिवॉल्वर रखकर एएसआई सहदेव ने अपने साथियों को इशारा किया। वह तुरंत पदम के सिर पर पहुंच गए। आश्रम में हड़कंप मच गया। एक साधु जो 23 साल से कुंजकुटी आश्रम में रह रहा था, उसके हाथ में हथकड़ी देखकर सभी आश्रमवासी चौंक गए। एएसआई सहदेव ने उन्हें इस साधु पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा की हकीकत बताई तो सभी दंग रह गए। एक हत्यारा 23 सालों से साधु बनकर वहां रह रहा था। अपराध शाखा की टीम पदम चरण उर्फ पांडा को लेकर 28 जून 2023 को मथुरा से सूरत के लिए रवाना हो गई। जाने से पहले उन्होंने नंदगांव पुलिस चौकी के इंचार्ज सिंहराज के पास अपनी रवानगी दर्ज करवा दी थी। पदम उर्फ गोरांग चरण पांडा मूल रूप से उड़ीसा के गंजाम जिले के श्री रामनगर इलाके का निवासी था। उसके माँ बाप और भाई बहन का एक बड़ा परिवार था, लेकिन इस परिवार के गुजर बसर के लिए ज्यादा कमाई नहीं थी। पदम के पिता मजदूरी करके जैसे तैसे परिवार की गाड़ी को ढकेल रहे थे। पदम जवान हुआ तो घर की गरीबी उससे देखी नहीं गई। वह काम की तलाश में ट्रेन में सवार होकर सूरत शहर आ गया। बहुत कम पढ़ा लिखा था, इसलिए कोई अच्छी नौकरी तो मिलने वाली नहीं थी। मेहनत मजदूरी वह करना नहीं चाहता था। यही करना था तो गंजाम जिले में ऐसे कामों की कमी नहीं थी। बहुत सोच विचार करके पदम ने गांधी चौराहे पर थोड़ी सी जगह ढूंढकर भजिया पकौड़े की रेहड़ी लगा ली। पदम का यह काम चल निकला। उसने शांतिनगर सोसाइटी में रहने के लिए किराए पर एक कमरा भी ले लिया। भजिया रेहड़ी से अच्छी कमाई हो रही थी।
पदम बन सवर कर रहने लगा, कमरे का किराया और अपना खर्चा निकालकर। वह अब गंजाम में अपने माँ बाप के पास बचा हुआ पैसा भेजने लगा था। शांति नगर सोसाइटी में ही किराए पर रजनी नाम की युवती रहती थी। रजनी 23 साल की 5.5 फुट की नवयौवना थी। रंग गोरा, नाक नक्श तीखे, होठ संतरे की फांक जैसे। जवानी के बोझ से लदी रजनी को देखकर कोई भी फिदा हो सकता था। पदम की नजर सीढ़ियों से उतरते हुए रजनी पर पड़ी तो वह उसके रूप यौवन का दीवाना हो गया। पहली नजर में ही उसको रजनी से प्यार हो गया। वह रोज सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में जाता तो रजनी के कमरे के सामने तब तक रुकता जब तक रजनी दरवाजे पर नहीं आ जाती थी। रजनी यह भाप चुकी थी कि इसी सोसाइटी में रहने वाला यह युवक उसका दीवाना है। अब वह पदम के शाम को लौटकर आने के वक्त पर खुद दरवाजे पर आकर खड़ी होने लगी थी। उसकी नजरें पदम से टकराती तो वह शर्म से नजरें झुका लेती। ठंडी सांस भरकर आह भरता हुआ पदम सीढ़ियों चढ़कर चला जाता। पदम यह महसूस कर चुका था कि रजनी उसे चाहने लगी है। उससे मेलजोल बढ़ाने के इरादे से एक शाम वह भजिया मिर्च को अखबार में पैक करके ले आया। रजनी अन्य दिनों की तरह उस दिन भी दरवाजे पर खड़ी मिली। पदम ने हिम्मत बटोरकर भजिया मिर्च का पैकेट रजनी की तरफ बढ़ा दिया। रजनी कहने लगी, क्या है इसमें? पहली बार उसकी कोयल जैसी आवाज पदम के कानों में पड़ी। आप खुद देख लीजिए, पदम कहकर तेजी से सीढ़ियां चढ़ गया। दिन में रजनी उसे दिखाई नहीं देती थी, शायद वह कहीं काम पर जाती थी। लेकिन सुबह जब पदम सीढ़ियां उतरकर नीचे आया तो रजनी अपने दरवाजे पर खड़ी दिखाई दी। पदम को देखकर वह मुस्कुराई और कहने लगी, भजिया स्वादिष्ट थी, कहाँ से लाए थे? पदम कहने लगा, मेरे ठेले की हैं। मैं गांधी चौक पर भजिया का ठेला लगाता हूँ। आपको भजिया स्वादिष्ट लगी हैं तो मैं रोज शाम को ले आया करूंगा। पदम के स्वर में उत्साह भरा था। रजनी ने हंसकर कहा, नहीं, अब तो मैं तुम्हारे पास गांधी चौक पर आकर ही भजिया खाया करूंगी। पदम बोला, मैं एक शर्त पर आपको भजिया खिलाऊंगा। रजनी कहने लगी, कैसी शर्त? पदम बोला कि आप भजिया के पैसे नहीं देंगी। हैरानी से रजनी ने पूछा, ऐसा क्यों? पदम ने हिम्मत बटोर कर कह डाला, अपनों से कोई पैसा नहीं लेता, आपको दिल से प्यार करने लगा हूं मिस। शर्म से सिर झुकाकर रजनी बोली, मेरा नाम रजनी है, मैं भी आपको चाहने लगी हूँ। पदम खुशी से उछल पड़ा। उसने रजनी का हाथ पकड़कर चूम लिया। रजनी शर्मा कर अंदर भाग गई। उस दिन के बाद से रजनी शाम को उसके ठेले पर आने लगी। पदम उसे भजिया खिलाता। इस बीच दोनों प्यार भरी बातें करते। ये मुलाकातें भजिया की ठेली से हटकर सूरत के पिकनिक स्पॉट, सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट तक पहुंच गई। पदम जो भी कमाता था वह रजनी पर खर्च करने लगा। वह रजनी को सच्चे दिल से चाहता था। रजनी से वह शादी करने का प्लान भी बना रहा था। रजनी ने उससे वादा भी कर दिया था कि वह उससे शादी करेगी। प्रेम प्रसंग बढ़ने लगा तो अब पदम शादी के लिए रुपए भी जोड़ने लगा। वह रजनी को पत्नी बनाकर अपने घर उड़ीसा ले जाना चाहता था, लेकिन एक दिन उसका ख्वाब बिखर गया। पदम ने रजनी को एक युवक के साथ हाथ में हाथ डाले शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते हुए देखा। पदम वहां अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए गया था। वह रजनी को चोरी छिपे देखता रहा। शाम को पदम ने रजनी से उस युवक के बारे में पूछा तो उसने बड़ी बेशर्मी से कहा, वह विजय सांचीदास है, तुमसे अच्छा कमाता है, मैं उसके साथ खुश रह सकती हूँ। पदम कहने लगा, लेकिन तुमने मेरे साथ शादी करने का वादा किया है रजनी, मुझे तुम छोड़कर किसी दूसरे से दिल नहीं लगा सकती। रजनी कंधे झटक कर बोली, दिल मेरा है पदम, मैं इसे कहीं भी लगाऊं, फिर तुम्हारे पास है भी क्या? किराए का कमरा है, फुटपाथ पर भजिया तलते हो। मैं एक ठेली वाले से शादी करके अपनी जगह साई नहीं करवाना चाहती। अब तुम अपना रास्ता बदल लो। पदम कहने लगा, नहीं, मैं अपना रास्ता नहीं बदलूंगा, रास्ता तुम्हें बदलना होगा रजनी, तुम मेरी थी, मेरी ही रहोगी। रजनी गुस्से से चीखी, कोई जबरदस्ती है तुम्हारी? मैं विजय से शादी करूंगी, समझे? पदम गुस्से में बोला, मैं उस हरामी विजय को काट डालूंगा, देखता हूं तुम कैसे उससे शादी करती हो। पदम कहने के बाद गुस्से से भरा वहां से चला गया। वह रात उसने अपने ठेले पर फुटपाथ पर बिताई। वह विजय साचीदास के विषय में सोच रहा था, जो उसके प्यार की राह में कांटा बन गया था। वह कब सोया उसे पता नहीं चला। 4 सितंबर 2001 दिन मंगलवार को मयूर विहार सोसाइटी के शांति नगर थाने में रजनी ने विजय सांचीदास के लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए पुलिस के सामने बयान दिया कि विजय सांचीदास को जान से मारने की धमकी पदम ने दी थी। पदम चरण शांति नगर सोसाइटी में तीसरी मंजिल पर किराए पर रहता है और गांधी चौक पर भजिया की ठेली लगाता है। विजय सांचीदास को लापता करने में पदम चरण का हाथ हो सकता है, उसे गिरफ्तार करके पूछताछ की जाए। रजनी द्वारा लिखित रिपोर्ट के आधार पर पुलिस शांति नगर सोसाइटी में पदम चरण के कमरे पर पहुंची। वहां ताला बंद था। पदम चरण की तलाश में उसकी भजिया की ठेली गांधी चौक पर पुलिस पहुंची तो ठेली पर कोई नहीं था। पदम चरण दोनों जगह से लापता था। इससे उस पर शक गहरा गया कि उसने विजय सांचीदास का अपहरण किया है और कहीं दुबक गया है।
पुलिस पद्मचरण का मूल पता लगाने का प्रयास कर रही थी कि उसे उधना क्षेत्र खाड़ी में विजय सांचीदास की लाश मिलने की सूचना कंट्रोल रूम्स द्वारा दी गई। उधना क्षेत्र की पुलिस को खाड़ी में एक युवक की लाश पड़ी हुई मिली थी। उस युवक की तलाशी में आधार कार्ड मिला जिसमें उसका नाम विजय सांचीदास, उसका फोटो और एड्रेस था। आधार कार्ड से पता चला कि विजय सांचीदास शांति नगर थाना क्षेत्र में रहता था, इसलिए कंट्रोल रूम द्वारा इस थाने को सूचित किया गया। शांति नगर थाने ने उधना क्षेत्र थाने से यह लाश अपने अधिकार में लेकर जांच की। विजय को गला दबाकर मारा गया था। विजय का पोस्टमार्टम करवाकर लाश उसके घर वालों को सौंप दी गई। इस मामले को धारा 302 में दर्ज करके पद्मचरण की तलाश शुरू कर दी गई। पद्मचरण के बारे में रजनी से बहुत कुछ मालूम हो सकता था। पुलिस ने रजनी को थाने बुलाकर पूछताछ की तो रजनी ने बताया कि पद्म का उड़ीसा के गंजाम जिले में बरहमपुर इलाके में घर है, इससे अधिक वह कुछ नहीं जानती। रजनी ने पद्म से प्रेम करने के दौरान जो फोटो खींचे थे वो भी उसने पुलिस को दे दिए। शांतिनगर थाने की पुलिस पद्म की तलाश में उड़ीसा गई। वहां उसके माँ बाप को श्री रामनगर में ढूंढ निकाला गया। उन्होंने बताया पद्म कई दिनों बाद घर आया था, लेकिन एक रात रुककर वह चला गया। वह कहाँ गया है यह उन्हें नहीं मालूम। पुलिस उड़ीसा से खाली हाथ वापस आ गई। इसके बाद पद्म को सालों पुलिस यहाँ वहां ढूंढती रही, लेकिन वह कहाँ छिप गया पुलिस को पता नहीं चला। पुलिस द्वारा उसके ऊपर 45,000 का इनाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन सब व्यर्थ। हताश होकर विजय सांचीदास हत्या केस की फाइल पुलिस को ठंडे बस्ते में डालनी पड़ी। जून 2023 को पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने सूरत शहर के भगौड़े व मोस्ट वांटेड अपराधियों को पकड़ने की लिस्ट तैयार करवाई तो उसमें 23 सालों से फरार चल रहे पद्मचरण उर्फ चरण पांडा का भी नाम था। उस पर 45,000 का इनाम भी घोषित था। पद्म को पकड़ने का जिम्मा अपराध शाखा के एएसआई सहदेव, एएसआई जनार्दन हरिचरण और हेड कांस्टेबल अशोक को सौंपा गया। इस टीम की पहली सफलता यह थी कि 23 साल से फोन बंद करके बिल में छिपे पद्म ने मोबाइल फोन से अपने परिजनों से संपर्क किया था। उड़ीसा के गंजाम जिले में श्री रामनगर इलाके में गोपनीय जानकारी अपराध शाखा को मिली तो पद्म के घर वालों से पद्म का नया नंबर लेकर सर्विस लांच पर लगा दिया गया। उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो वह मथुरा के बरसाना की थी। अपराध शाखा की टीम मथुरा के बरसाना पहुंची। वहां से टोह लेती हुई नंदगांव पहुंच गई। यहाँ की पुलिस चौकी के इंचार्ज सिंहराज की मदद से साधु वेश बनाकर 8 दिन आश्रमों मठों में पद्म को तलाश करती रही। अपने असली नाम छिपाकर 100 से ज्यादा धार्मिक स्थलों में उसे खोजा गया। फिर कुंजकुटी आश्रम में तलाश करने पहुंचे तो उन्हें साधु वेश में रह रहे पद्मचरण को पकड़ने में सफलता मिल गई। पद्मचरण को सूरत के शांतिनगर थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने बताया कि विजय सांचीदास उसके और रजनी के प्रेम में बाधा बन गया था। उसे समझाने पर भी वह नहीं माना तो उसका अपहरण करके वह उद्यान खाड़ी क्षेत्र में ले गया और वहां गला दबाकर उसकी हत्या करने के बाद वह उड़ीसा भाग गया। एक रात रुककर वह मथुरा आया। यहाँ नंदगांव के कुंजकुटी में साधु वेश बनाकर रहने लगा। उसे लगा कि विजय की हत्या हुए 23 साल गुजर गए हैं, पुलिस खामोश बैठ गई है, तो उसने मोबाइल फोन खरीदकर अपने परिजनों से बात की। इसी क्लू द्वारा पुलिस उस तक पहुंची और वह पकड़ा गया। पुलिस ने एक पद्म उर्फ गौरांग चरण पांडा को सक्षम न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मुख्य उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जागरूक रहिए, सचेत रहिए, सावधान रहिए। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।